नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे कंट्रोवर्शियल और डार्क पीरियड के बारे में। 1975 का इमरजेंसी। 21 महीने तक फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई और हजारों लोगों को बिना ट्रायल के अरेस्ट कर लिया गया। पर क्या हुआ था जो इंदिरा गांधी को इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ा? क्या सचमुच ज़रूरत थी या सिर्फ ये पावर ग्रैब था? चलिए जानते हैं उन 21 महीने की पूरी कहानी, जो आज भी इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए एक सबक है। चैप्टर 1, द पॉलिटिकल क्राइसिस। इमरजेंसी को समझने के लिए हमें 1971 में जाना होगा। इंदिरा गांधी ने अभी अभी बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में शानदार जीत दिलवाई थी। उनकी पॉपुलैरिटी पीक पर थी, पर 1974 टू 75 तक सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो गई थी। देश बुरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था। 1975 की ऑयल क्राइसिस ने इंडिया को पूरा हिट किया था। इन्फ्लेशन आसमान छू रहा था, फूड के प्राइसेस डबल हो गई, हर जगह फ्यूल की शॉर्टेज थी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन गिर रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी, लोग गुस्से में थे और फ्रस्ट्रेटेड थे। पर असली ट्रिगर आया 12 जून 1975 को। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया जो सब कुछ बदल देने वाला था। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी को गिल्टी पाया इलेक्टरल मैल प्रैक्टिस के उनके 1971 इलेक्शन कैंपेन में। चार्जेस क्या थे? गवर्नमेंट मशीनरी का यूज कैंपेन के लिए और इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट एक्सीड करना। कोर्ट ने उनका इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर कर दिया और उन्हें 6 साल के लिए इलेक्टेड ऑफिस होल्ड करने से बैन कर दिया। ये एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक था। इंडिया की प्राइम मिनिस्टर को गिल्टी पाया गया था और उन्हें स्टेप डाउन करने को बोला गया था। चैप्टर 2, द ऑपोजिशन राइजेस। ऑपोजिशन को मौका मिल गया। वेटरन फ्रीडम फाइटर जयप्रकाश नारायण, जिन्हें जेपी के नाम से जाना जाता था, एक लीडरशिप में एक मैसिव मूवमेंट शुरू हुआ। जेपी मूवमेंट ने संपूर्ण क्रांति, टोटल रेवोल्यूशन का नारा दिया। स्टूडेंट्स, फार्मर्स, वर्कर्स और अपोजिशन पार्टी सब एक बैनर के नीचे आ गए। 25 जून 1975 को जेपी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक ह्यूज रैली को एड्रेस किया। उन्होंने पुलिस और आर्मी से अपील की कि वो इलीगल ऑर्डर्स को डिसओबे करें। उन्होंने इंदिरा गांधी से रेजिग्नेशन की डिमांड की। प्रोटेस्ट दिन ब दिन बड़े और इंटेंस होते जा रहे थे। इंदिरा गांधी कॉर्नर में आ गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कंडीशनल स्टे दिया था। वो प्राइम मिनिस्टर रह सकती थी, पर पार्लियामेंट में वो वोट नहीं कर सकती थी। पर पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा था। उन्हें डिसीजन लेना था और उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जो उनकी लेगेसी को फॉरएवर डिफाइन करेगा। चैप्टर 3, द नाइट ऑफ जून 25 जून 1975 की रात 11:45 पर प्रेसिडेंट फराकुद्दीन अली अहमद ने एक प्रोक्लेमेशन पर साइन किया, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई। ऑफिशियल रीजन दिया गया था इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंडिया में डेमोक्रेसी सस्पेंड हो गई। पर यह शॉकिंग बात यह है, 26 जून को सुबह जब ज़्यादातर इंडियंस उठे, उन्हें पता ही नहीं था कि हुआ क्या है और क्यों। क्योंकि प्रेस को कम्प्लीटली सेंसर कर दिया गया था। न्यूज़पेपर ऑफिस की फ़ोन लाइंस काट दी गई थी। मेजर न्यूज़पेपर प्रेसेस की इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट कर दी गई। सुबह होते होते हजारों अपोजिशन लीडर्स अरेस्ट कर लिए गए। जेपी नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, एल.के. आडवाणी, चरण सिंह और काउंटलेस अदर्स को उनके घरों से उठाकर जेल में डाल दिया गया। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट या MISA के अंडर। ना कोई चार्जेस, ना ट्रायल, ना लॉयर्स। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया गया। फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिए गए। कोर्ट जाने तक का राइट छीन लिया गया। इंडिया प्रैक्टिकली एक डिक्टेटरशिप बन गई थी। चैप्टर 4, द 21 मंथ रीजन। उसके बाद जो 21 महीने आए, वो इंडियन कभी नहीं भूल सकते। चलिए देखते हैं इमरजेंसी के दौरान एक्चुअली हुआ क्या था। प्रेस सेंसरशिप। हर न्यूज़पेपर, हर मैगजीन, हर टीवी ब्रॉडकास्ट सेंसर किया गया। जर्नलिस्ट को बोला गया क्या लिखना है और क्या नहीं। तभी इंडियन एक्सप्रेस ने फेमसली एक ब्लैंक एडिटोरियल पब्लिश किया प्रोटेस्ट में। डेमोक्रेसी घुट रही थी। मास अरेस्ट किया गया। 1 लाख से ज़्यादा लोग बिना ट्रायल के अरेस्ट और डिटेन किए गए। पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, स्टूडेंट लीडर्स, जर्नलिस्ट,
सोशल एक्टिविटीज, जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोला वो जेल में गायब हो गए। फोर्स स्टेरिलाइजेशन, ये शायद सबसे डार्क चैप्टर था। संजय गांधी, इंदिरा के यंगर सन, जिनके पास कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं थी, उन्होंने अग्रेसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया। लोगों को जबरदस्ती स्टेरलाइज किया गया कैंपस में। 8 मिलियन से ज़्यादा स्टेरलाइज किए गए, बहुत से लोगों की मर्जी के अगेंस्ट। ये एक ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर थी। स्लम डिमोलिशन, दिल्ली और दूसरे सिटीज में स्लम्स को रात में बुलडोज कर दिया गया। लाखों गरीब लोगों को जबरदस्ती एविक्ट करके रिलोकेट कर दिया गया। दिल्ली के तुर्कमैन गेट मैस्कर में पुलिस ने प्रोटेस्टर पर फायरिंग की, डजन्स लोग मारे गए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, 42nd अमेंडमेंट ने पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर दे दी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की। इसी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, जो फंडामेंटल बैलेंस ऑफ पावर को बदल देती है। पर एक नैरेटिव पुश भी किया जा रहा था। गवर्नमेंट क्लेम कर रही थी कि ट्रेन टाइम पर चल रही है, स्ट्राइक्स खत्म हो गई है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है। कुछ लोग स्पेशली मिडिल क्लास जो डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं थे, इस प्रोपेगेंडा को बिलीव कर रहे थे। चैप्टर 5, द एंड एंड आफ्टरमैथ। 1977 तक इंदिरा गांधी ने एक मिस कैलकुलेशन की। अपने कंट्रोल पर कॉन्फिडेंट होकर उन्होंने इलेक्शन बुलवा दिए, ये सोचकर कि वो इजीली जीत जाएंगी, बट वो गलत थी। इंडियन पब्लिक ने स्टनिंग वर्डिक्ट दिया। जनता पार्टी, जो ऑपोजिशन ग्रुप का कोएलिशन था, पावर में आई। कांग्रेस का सफाया हो गया। इंदिरा गांधी खुद अपनी सीट हार गई राजनारायण से, वही आदमी जिन्हें ओरिजिनली उनके अगेंस्ट इलाहाबाद में केस फाइल किया था। ये डेमोक्रेसी की जीत थी। इंडियंस ने दिखा दिया कि 21 महीने की ऑथोरिटेरियन रूल के बाद भी वो फ्रीडम को इमरजेंसी की सो कॉल्ड डिसिप्लिन और एफिशिएंसी से ज़्यादा वैल्यू देते हैं। 44th अमेंडमेंट ने बाद में इमरजेंसी डिक्लेयर करने की बहुत मुश्किल बना दिया गया। आर्टिकल 350 को अमेंड करके आर्म रिबिलियन रिक्वायरमेंट ऐड की गई, इंटरनल डिस्टर्बेंस के बजाय। कमीशन सेटअप किए गए। शाह कमीशन ने इमरजेंसी एक्सेस की इन्वेस्टिगेशन की और हजारों अब्यूज केसेस डॉक्यूमेंट किए, पर बहुत कम लोगों को पनिश किया गया। तो क्या ये फिर से हो सकता है? क्या इंडिया फिर से इमरजेंसी फेस कर सकता है? ऑनेस्ट आंसर है, कॉन्स्टिट्यूशनली अब ये बहुत मुश्किल है, पर इम्पॉसिबल नहीं। 44th अमेंडमेंट ने इसे टफर बना दिया, आर्म रिबिलियन की रिक्वायरमेंट ऐड करके। पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी से अभी भी इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है, पर इसे स्पेसिफिक टाइम लिमिट में अप्रूव होना पड़ता है। लेकिन असली सेफगार्ड लीगल नहीं है, वो सोशल है। आज के इंडिया में ज़्यादा वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी है, ज़्यादा असर्टिव जुडिशियरी है, ज़्यादा इंडिपेंडेंट मीडिया के चैलेंजेस बावजूद, और सबसे इम्पॉर्टेंट एक पॉपुलेशन है जो फ्रीडम की वैल्यू समझता है। 1975 की इमरजेंसी हमारी कलेक्टिव मेमोरी में एक स्टार्क रिमाइंडर है, पर हमें विजिलेंट रहना होगा। डेमोक्रेसी अपने आप सस्टेन नहीं होती, इसके लिए कांस्टेंट पार्टिसिपेशन चाहिए, अथॉरिटी को क्वेश्चन करना चाहिए, इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और कभी अपनी फ्रीडम के ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। इमरजेंसी ने हमें सिखाया कि इंडिया में डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन के बारे में नहीं है, ये फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के बारे में है, चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन करने के बारे में है, और इंश्योर करने के बारे में है कि कोई पर्सन या पार्टी बहुत पावरफुल ना बन जाए। बस इतना ही आज के लिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में बताइए आप क्या सोचते हैं, क्या आज इंडिया में ऐसा कुछ हो सकता है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।